न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी बता दी थी, ठीक है भैया, बता दिया था भैया, दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं आपके आगे। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगे, न्यूक्लियॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बीच में लगता है, मतलब पेयर में लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में थोड़ा वीक रहता है क्योंकि वहां पर रिपल्शन भी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में थोड़ी सी कम होती है, बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक जैसे ही रहती है, ठीक है। ये सैचुरेशन, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब कि इसके अंदर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था भैया, F इक्वल्स टू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, मैग्नेटिक फोर्स भी यही था, K M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है भैया। तो यहाँ पे R स्क्वायर लग रहा है, तो यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पर R स्क्वायर नहीं लगता, कभी R की पावर 6 लग जाता, कभी R की पावर 7 और कभी R की पावर 9, ठीक है भैया, मतलब ये वेरिएशन फिक्स नहीं है, तो इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरा, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं फॉलो करता तो वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता, क्या होता? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो बॉडी के सेंटर से लगे, तो भैया न्यूक्लियर फोर्स सेंटर से नहीं लगता, सरफेस से लगता है, एक बॉडी के सरफेस से दूसरी बॉडी के सरफेस की तरफ, ठीक है भैया, तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। पानी दे, ये तो ला एक घुट पी लो, ये तो गरारा कर रहा, ये भैया। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब एक न्यूक्लियन के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियन के सेंटर पे लगता, सरफेस टू सरफेस लगता है, ठीक है भैया। इसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है, ये कभी अट्रैक्टिव होता है और कभी क्या बन जाता है भैया, हाईली रिपल्सिव, समझिए भैया। तो यह प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, ठीक है भैया। आज जो हम करने आ रहे हैं भैया, मास डिफेक्ट मैंने बताया था भैया, मास डिफेक्ट क्या होता है याद है? मास डिफेक्ट याद है? मास डिफेक्ट, चलो भैया, तो मास डिफेक्ट से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है भैया। तो मास डिफेक्ट होता क्या, पहले लिख लीजिए भैया, चलो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मास डिफेक्ट को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए भैया, ये न्यूट्रॉन है, क्या भैया? चलो खैर, एक न्यूट्रॉन का मास क्या भैया, mn है, क्या भैया? मेरे पास कितने न्यूट्रॉन है मान लीजिए भैया, टॉपिक का नाम है भैया मास डिफेक्ट, आप थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे इसको, ठीक है भैया, मास डिफेक्ट, ठीक है भैया। तो न्यूट्रॉन का मास क्या है भैया, mn, मास ऑफ सिंगल हेलो, आज की चल अभी डालू, ठीक है। मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, ठीक है भैया, सिंगल प्रोटॉन का मास ये रहा, सिंगल न्यूट्रॉन का मास ये रहा, ठीक है भैया। और यहाँ पे क्या एमपी क्या भैया, मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, और मेरे पास अगर जेड प्रोटॉन है तो कुल प्रोटॉन का मास क्या होगा, जेड एमपी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अच्छा, जेड अगर प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, ए माइनस जेड, इतने न्यूट्रॉन होते हैं, याद है ना भैया, न्यूट्रॉन का नंबर ए माइनस जेड होता है। एक न्यूट्रॉन का मास क्या भैया, एम एन, तो इतने न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये मिली और क्या बन गया भैया, न्यूक्लियस, क्या बन गई भैया आपकी, एम कैपिटल एन, एम कैपिटल एन क्या भैया, मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या भैया आपका, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भैया, ये रहा। तो भैया देखा गया कि यहां पर जो भी मास आ रहा है इंडिविजुअल अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और यहां पर क्या है भैया, ये न्यूक्लियस है, यहां पर जो भी मास आ रहा है, यहां पे साथ में क्या निकलती है भैया, एनर्जी भी निकलती है, क्या निकलती है भैया, एनर्जी, ठीक है भैया। तो देखा गया कि यहाँ का जो मास हो रहा है, इंडिविजुअल मास जो है, वो इस पूरे के मास से क्या है भैया, ज्यादा है, समझ गए भैया। तो जब हमने इसको देखा तो क्या हो रहा है, जेड एम पी, ठीक है, ये तो यहाँ पे देखा तो ये न्यूक्लियस के मास से क्या है भैया, ज्यादा आ रहा है, ये न्यूक्लियस के मास से क्या आ रहा है भैया, ज्यादा आ रहा है, ठीक है भैया। तो जो मास का डिफरेंस आया, ठीक है भैया, इसके मास का डिफरेंस आया क्या, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन, क्या होगी भैया आपका, ग्रेटर देन जीरो आया,
तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं भैया? मास डिफेक्ट। क्या कहलाता है भैया? मास डिफेक्ट। और इसी मास डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी निकलती है। तो इसका किस वजह से निकल रही है भैया? ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। और उस मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं भैया डेल्टा एम से। इसको किस लिखते हैं भैया? डेल्टा एम से। डेल्टा एम कैसे निकाला जाता है भैया? कुल प्रोटॉन का मास, कुल न्यूट्रॉन का मास, दोनों को क्या करो? जोड़ दो, माइनस न्यूक्लियस का मास। जो करोगे, जो डिफरेंस आएगा उसको डेल्टा एम से लिखेंगे। और एनर्जी, यहां पर जो एनर्जी निकली यानी ई, वो कैसे लिखी जाएगी भैया? तो डेल्टा एम यानी ये इंटू में सी स्क्वायर, इंटू में सी स्क्वायर। से इस तरह से अगर ये ईवी में होगा, याद है ना भैया आपको? खैर अभी तो रहने दो, ईवी वाला छोड़ दो, ठीक है भैया? तो इस तरीके से आपका ये एनर्जी निकलेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है भैया, ध्यान रखना, एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा एम। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना कम मास डिफेक्ट उतनी ज्यादा कम एनर्जी, ठीक है भैया? तो लिखिए भैया मास डिफेक्ट क्या होता है, लिखिए फटाफट जल्दी से। मास डिफेक्ट, ठीक है भैया, लिखिए। इट इज फाउंड दैट the mass of stable nucleus, it is found that the mass of stable nucleus is always less than the sum of the masses of its the sum of the masses of its constituent protons and neutrons, constituents proton and neutrons in their free state, कह रहा भैया अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस का जो मास होता है हमेशा जिनसे वो मिलकर बनी है, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनकी फ्री स्टेट के मास से क्या आता है भैया? हमेशा कम आता है, ठीक है भैया? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? मास डिफेक्ट। अगली लाइन से लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, the difference between the rest mass of nucleus and the sum of the difference between the rest mass of nucleus and the sum of rest mass of their constituent nucleons, rest mass of their constituent nucleons is called mass defect, हाँ फटाफट लिख लो ना भैया, बोर्ड पे जो लिखा हो जल्दी से 1 मिनट के अंदर। हाँ, क्यों greater the value of mass defect, greater will be the stability of nucleus. Greater the value of mass defect, greater will be the value of stability of nucleus. कह रहा भैया जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा न्यूक्लियस उतनी ज्यादा क्या होगी भैया? क्योंकि भैया मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और जो चीज जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। तो याद ध्यान रखना भैया, जिस न्यूक्लियस के बंद तक जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। हीलियम बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, नॉन रिएक्टिव गैस, आइडियल गैस होती है, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर मिलती है, और जब 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो भैया बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक भैया, चलो भैया देखिए भैया, पैकिंग फ्रैक्शन अगला टॉपिक है भैया, पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? तो भैया देखिए, जैसे आपने क्या किया, एक डब्बा लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर 10 बॉल रख दी, ठीक है भैया, समझ गया? और एक वही गत्ता लिया, उसमें 50 बॉल रख दी। तो ये जो पैक करने का जो पैकिंग का तरीका बिल्कुल यही नॉर्मल पैकिंग है, ठीक है भैया, बस ये पर न्यूक्लियन की टर्म में होता है। बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। ठीक है भैया, कह रहा अभी देखोगे जो मास डिफेक्ट आ रहा है ना, मास डिफेक्ट आ रहा है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन जो होता है वही क्या कहलाता है भैया, पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए भैया ध्यान दीजिए भैया, आप इस चीज को थोड़ा सोचिए, पैकिंग फ्रैक्शन मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। देखिए भैया अगर मास डिफेक्ट ज्यादा होगा, न्यूक्लियन ए है, मान लीजिए न्यूक्लियन ए है, तो इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन क्या वहां पे ज्यादा है, मतलब वहां पर जो सबके हिस्से में जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो क्या है भैया, ज्यादा ज्यादा है। अब देखो ना, लिखो पहले पहले पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन को, देखिए भैया, लिखिए, ठीक है भैया, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, मास डिफेक्ट per nucleon is called packing fraction. Mass defect per nucleon is called packing fraction. देखिए भैया मास डिफेक्ट क्या आता है भैया, पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं पैकिंग फ्रैक्शन की, तो ये क्या होता है भैया, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, ये क्या है भैया, मास डिफेक्ट। और न्यूक्लियन क्या होता है भैया, अब कुल न्यूक्लियन कितने होते हैं, ए के बराबर। ए क्या है भैया, मास नंबर, या नॉर्मली कह सकते हो न्यूक्लियन नंबर। ए क्या है भैया, ए क्या है आपका, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर। ठीक है भैया, बात तो ये ना, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर एक ही बात है। ठीक है भैया, तो कह रहे भैया इसी को हम क्या कहते हैं भैया, पैकिंग फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब उस वहां पे पैकिंग क्या बहुत बढ़िया हुई है, वहां पे पैकिंग क्या हुई है भैया, पैकिंग बहुत बढ़िया, मतलब क्या है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या है भैया। अगर पैकिंग फ्रैक्शन कम हो गया तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल नहीं होती, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल, तो देखिए भैया पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, उस केस में डेल्टा एम क्या होगा, ज्यादा आएगा। डेल्टा एम क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो अच्छे से पैक होंगे, अच्छे से जुड़ के रहेंगे, न्यूक्लियस क्या होंगे भैया, अच्छे से जुड़ के। अच्छे से कब जुड़ेंगे भैया, जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी ज्यादा कब रिलीज होती है, जब मास डिफेक्ट ज्यादा होता है। समझ गए भैया, तो देखिए भैया नोट में लिखिए, पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ, पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, हेलो, अबे नमस्ते, क्लास हो रही है, क्या बोला ना, इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, greater will be the value of packing fraction, greater will be the value of packing fraction, greater will be the stability of nucleus। दोबारा बोलो भैया, पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस अच्छे से ठसाठस भरे पड़े हैं, बढ़िया से भरे पड़े हैं, एकदम चिपक के, एकदम न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इस केस में। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या, मास डिफेक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बेटा क्लियर है सबको ऑनलाइन में पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब, पैकिंग फ्रैक्शन का किसको क्लियर है, पैकिंग फ्रैक्शन दो बच्चों को, तीन बच्चों को, चलो भैया बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, तो पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान रखना है, छोटा सा एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगी या कम स्टेबल होगी। ठीक है भैया, आगे लिखिए भैया, हाँ नोट में लिखो भैया, लिखिए भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पहले लिखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखिए भैया बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी विच रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट, द एनर्जी विच रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट। पहली डेफिनेशन ये होगी कि वो एनर्जी जो किसकी वजह से आती है भैया, मास डिफेक्ट की वजह से आती है। दूसरा समझ लीजिए इस वाले को, बाइंडिंग एनर्जी है क्या, क्या कहेंगे भैया, कितनी एनर्जी से बाइंड है। मान लीजिए मैं कहूंगा भैया इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 50 जूल है, तो मतलब क्या हुआ, 50 जूल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि 50 जूल से ज्यादा एनर्जी दे दूंगा तो क्या होगा, फट जाएगा, 50 जूल तक झेल सकता है,
तो यही बिल्कुल भैया बाइंडिंग एनर्जी के साथ भी है। बाइंडिंग एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी से न्यूक्लियस क्या हो रही है भैया, बंधी पड़ी है। अगर उतनी एनर्जी मैं दे दूंगा उसको तो क्या होगी भैया, टूट के अलग अलग हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी दिखाती है भैया कि भैया समझ गया भैया, बता तो रखा है बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से आती है। तो न्यूक्लियस कितनी स्टेबल है ये पता लगेगा हमें किसके, बाइंडिंग एनर्जी से। देखिए भैया द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, the binding energy of a nucleus may be defined as the binding energy of a nucleus may be defined as the energy required to break up, defined as the energy required to break up a nucleus, break up a nucleus into its constituent protons, into its constituent protons and neutrons, constituent protons and neutrons, and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other, देखिए भैया अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए भैया ये क्या है भैया, प्रोटॉन, ये क्या है भैया, न्यूट्रॉन का मास, और ये क्या है भैया आपका न्यूक्लियस बन गई। क्या बन गई भैया आपकी, क्या निकली भैया, एनर्जी। कौन सी एनर्जी भैया, बाइंडिंग, ये निकली है। क्यों, क्योंकि मास डिफेक्ट आया तभी तो न्यूक्लियस बनी, और उस मास डिफेक्ट की वजह से क्या है भैया, ये एनर्जी निकली है, बाहर गई है। अगर मैं इतनी ही एनर्जी इस न्यूक्लियस को दे दूं जितनी यहां से निकली है, तो आपको पता है भैया ये जो यहां पे मास कम हुआ है वो इस एनर्जी की वजह से कम हुआ है। अगर मैं यही एनर्जी दे दूं इसको तो क्या होगा भैया, इसके पास फिर दोबारा से वही मास आ जाएगा, और फिर दोबारा से मास वही आ गया तो सारे क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। समझ गए भैया। देखिए भैया मास डिफेक्ट आया तो एनर्जी निकली, एनर्जी दे दी तो मास डिफेक्ट क्या हुआ, खत्म हो गया। फिर क्या होगा भैया, अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपके बनके मिल गए आपको। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया, नॉर्मली कह दो जो एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से है, या फिर वो एनर्जी जिसको देने पर न्यूक्लियस टूटकर अपने अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है भैया, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भैया, अब जैसे इसी कंसेप्ट पे एक अभी हाल फिलहाल में आपने सोचा होगा भैया, वेब ड्राइव का नाम सुना, वेब ड्राइव। ठीक है भैया, वेब ड्राइव एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भैया, हम एक ऐसा, अभी तक तो हमारे लिए हाइपोथेटिकल इंजन है, हम ऐसा इंजन बना सकते हैं जो लाइट की स्पीड के आसपास चले। ठीक है भैया, तो उसमें हम जो एनर्जी लगाएंगे वो क्या होगी भैया, बहुत ज्यादा एनर्जी है, और इतनी ज्यादा एनर्जी केवल एक चीज रिलीज कर सकती है, वो है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल हम कैसे जनरेट करें, तो ब्लैक होल जनरेट करने का एक कंसेप्ट बताया एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया कि भैया हम एक काम करते हैं, सूरज के चारों ओर कम से कम नहीं तो 100 किलोमीटर चौड़ी मिरर ग्लास चारों ओर से लगा देते हैं। ठीक है भैया, और सबका फोकस एक ही पॉइंट पर रखते हैं, और करीबन नहीं तो 100 साल में एक ही पॉइंट पर एनर्जी सारी एक ही पॉइंट पर गिरनी चाहिए। जब सारी एनर्जी एक ही पॉइंट पर 100 साल तक गिरेगी तो यहाँ पर कुछ नैनोमीटर का एक ब्लैक होल बनेगा, नैनोमीटर का। बताओ 100 साल तक एक ही पॉइंट पर एनर्जी गिरेगी तो ब्लैक होल बनेगा। मतलब क्या, ब्लैक होल के पास तो मास होता है ना, तो इस एनर्जी से ब्लैक होल बनेगा, और उसी ब्लैक होल का इस्तेमाल करके हम वेब ड्राइव करेंगे, क्योंकि यहां से हर ब्लैक होल क्या होता है भैया, एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी की बौछार करता है। ठीक भैया, इसी के थ्रस्ट से ये क्या होगा भैया, आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक भैया, तो इसका मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन आपने वही एनर्जी दे दी, क्या एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो यही न्यूक्लियस क्या हो भैया, न्यूक्लियस जो मास डिफेक्ट आया था सबके पास अपना अपना मास आ गया,
क्योंकि हमने एनर्जी दे दी, उतनी एनर्जी दे दी जितनी पहले निकली थी। जैसी वो एनर्जी मिली उसको, तो जो मास डिफेक्ट आया था सबने अपना मास पूरा किया। जब मास पूरा हो गया तो भैया क्या, बिखर गए सब ऐसे। ठीक है भैया, सारे न्यूक्लियॉन्स आपको ऐसे पड़े पड़े मिलेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं भैया इसे? क्लियर है भैया सबको? क्लियर है ऑनलाइन में? चलो भैया शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, अब मैं बात कर रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो भैया देखिए ध्यान दीजिए, चलो एक एग्जांपल देता हूं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पढ़ने से पहले एक एग्जांपल, मान लीजिए 4 न्यूक्लियॉन्स लिए, चारों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है भैया, कुल एनर्जी जो निकली वो 10 जूल की निकली। कितनी निकली भैया? तो बताओ हर न्यूक्लियॉन ने कितनी कितनी एनर्जी निकाली होगी? कैसे निकालोगे? 10 डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4 यानी 2.5 जूल पर न्यूक्लियॉन ने निकाली एनर्जी। तो यही एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जो एनर्जी निकली है पर न्यूक्लियॉन के हिस्से में कितनी एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी निकली है उसका हिस्सा हर न्यूक्लियॉन के हिस्से में कितना आ रहा है, यही क्या कहलाता है भैया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है भैया, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन टॉपिक तो यही था हमारा, है ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है भैया? तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, या हम लिखते हैं डेल्टा एम इंटू में 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय क्या भैया? ए बाइंडिंग एनर्जी होगी और ए क्या भैया? न्यूक्लियॉन की संख्या। जैसे अभी एग्जांपल दिया था तो वो 10 था और ये क्या था भैया? 4 था। 10 डिवाइड बाय 4 क्या? 2.5 आ गया आपका। ये भैया, तो ये देखिए भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, कुछ भी नहीं है, वही सब है। ठीक है भैया, क्या था? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू में सी स्क्वायर। ये क्या बन गई भैया? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय ए, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका एक और फॉर्मूला है, जब आप इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसीडर करते हो तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, समझ लीजिए पहले, लिखना मत नाटी गई की। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे क्या किया हमने? जेड एम पी, इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ दिया। आपको पता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है जितना प्रोटॉन होता है। ए माइनस जेड एम एन, और यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन के मास को घटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? सी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है भैया, ये हो गया। चलो ये क्या हो गया भैया? जेड कॉमन ले लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे साथ साथ में मिलकर क्या बना दिया? दोनों मिले क्या बना दिया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H11, H11 बन गया ना। ठीक है भैया, ए माइनस जेड एम एन माइनस, यहां से माइनस कॉमन लो तो न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का कुल मास, तो क्या बन गया भैया? मास ऑफ एटम। क्या बन गया भैया आपका? अबे एक एटम के मास में, अगर मैं एटम के मास की बात करूं तो उसमें तो सभी जुड़ेगा ना, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे न्यूट्रॉन ले लो, प्रोटॉन, मतलब समझ जुड़ गया ना भैया। यहाँ पे न्यूक्लियस और ये क्या भैया? इलेक्ट्रॉन का कुल मास, तो क्या बन गया? मास ऑफ एटम सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया आपका? ए। तो भाईजान ये तो बन गया आपके, क्या बन गया भैया? बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या बन गया भैया आपका? मास ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? H11 वाला। कौन बन गया भैया? H11 वाला। ए माइनस जेड, ये क्या बन गया भैया? मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, और ये क्या भैया? मास ऑफ एटम अपॉन में ए इनटू में सी स्क्वायर, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आप ज्यादातर इसको इस्तेमाल करोगे, नहीं तो इसको भी कभी कभार देख ही लेंगे। फटाफट कॉपी करो भैया। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बताओ भैया। इसके बाद एनर्जी कर्व। भाई केवल एक निकिता है बेचारी जो हमेशा हाथ खड़ा करती है, बाकी तो सारे ढिल्ले पिल्ले हैं। जगत नारायण पाठक ने भी खड़ा कर दिया। चांदनी, ये हाइड्रोजन। अब निकम्मी मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? जिसके पास
न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन हो, है ना, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास मिलकर क्या हुआ, हाइड्रोजन ही तो हो गया। समझ गई? ओ चांदनी, समझिए। हाँ बिल्कुल, बताता हूँ आपको मैं। एक ध्यान दीजिए भैया, ये मतलब 2-3 साल पहले आया था एक, ठीक है भैया, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक एटम है जिसकी एटम एक्स है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए, मैं ऐसी दे रहा हूं अपने आप से डालना, 40 जूल है। क्या भैया? इसके पास न्यूक्लियन की संख्या क्या भैया? 5। क्या भैया? 5। एक एटम है जिसके पास एटम वाई है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी क्या है भैया? 100 जूल है। क्या है भैया? लेकिन इसके पास न्यूक्लियन की संख्या क्या है भैया आपकी? 20। भैया, तो इन दोनों एटम में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन दोनों ही एटम में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैंने भी, आप बताइए भैया, इन दोनों एटम में से एटम एक्स या एटम वाई, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अभी बताया मैंने आपको, जिसकी बाइंडिंग, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ये वाला? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी जितनी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। एक और पैरामीटर जुड़ गया। पहले बाइंडिंग एनर्जी लिया था, मैंने क्या कहा भैया? बाइंडिंग एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं भैया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिस एटम की जितनी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया? उतनी ज्यादा। उस न्यूक्लियस के, उस न्यूक्लियन के उनका मास डिफेक्ट उतना ही क्या होगा भैया? ज्यादा। देखिए भैया, चलो देखते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है भैया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी भैया? 8। ये भैया 8 जूल पर न्यूक्लियन। और यहाँ पे क्या होगी भैया? 5 जूल पर न्यूक्लियन। ये भैया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर ज्यादा एनर्जी, हर न्यूक्लियन के हिस्से से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। और यहाँ पे हर न्यूक्लियस ने कम, हर न्यूक्लियन ने 5 जूल एनर्जी रिलीज की है, और यहाँ पे हर न्यूक्लियन ने 8 जूल एनर्जी रिलीज की है। तो जो न्यूक्लियर, यहाँ पे देखो, हर न्यूक्लियस इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर मास डिफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा आएगा, है ना। और यहाँ पे हर न्यूक्लियन इतनी ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी यहाँ पे हर न्यूक्लियन के मास डिफेक्ट कम आएगा। तो भैया जब मास डिफेक्ट ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। तो एक्स इज मोर स्टेबल देन, एक्स इज मोर स्टेबल देन, मोर स्टेबल देन वाई। क्वेश्चन लिखिए, विच वन इज मोर स्टेबल, एक्स और वाई? विच वन इज मोर स्टेबल, एक्स और वाई? क्वेश्चन है भैया, लिख लीजिए इसको। क्लियर है भैया? तो यहां पे हमें पता लग गया भैया, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या भैया डिसाइडर है कि किसके स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी। बॉयज क्लियर है? बॉयज बॉयज बॉयज